बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड ईयर बायोलॉजी। सेकंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 से हम स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि 14 चैप्टर हमने फ़र्स्ट ईयर में पढ़ लिए थे, तो ये उसी की कंटिन्यूटी है। तो आज हम चैप्टर 15 से स्टार्ट लेते हैं, जिसका टाइटल है होम्योस्टैसिस। व्हाट इज़ होम्योस्टैसिस? बेसिकली होम्योस्टैसिस क्या होता है? तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे कोई एक जानदार है, तो वो अपनी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखता है। तो इस प्रोसेस को, इंटरनल इन्वायरमेंट को अगर वो मेंटेन रखता है या उसको प्रोटेक्ट करता है विद फ्रॉम द फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, वो होम्योस्टैसिस कहलाता है। तो इसको हम जब डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं तो उससे अपनी बॉडी को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। यानी अगर हम देखें कि जब बाहर चेंज आता है हमारे मोल में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आती हैं, मतलब हमारी कंडीशन चेंज होती हैं, तो इसके बदले में हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट में भी तब्दीली आना शुरू हो जाती है। तो ये तब्दीली जो है वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक एक तरह से, ठीक है। तो इस सूरत में ऑर्गेनिज़म अपने आप को इस तब्दीली से बचाने की कोशिश करता है। यानी ये जो फ्लक्चुएशंस हैं बाहर के इन्वायरमेंट में, तो इन फ्लक्चुएशंस से अपने आप को बचाने के लिए ऑर्गेनिज़म क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है ख़ुद को। तो इस प्रोटेक्शन को करने के लिए या इसको डेवलप करने के लिए जो मैकेनिज़्म वो यूज़ करता है, उस मैकेनिज़्म को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टैसिस का नाम देते हैं। तो होम्योस्टैसिस एक तरह का मैकेनिज़्म है जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है बाहर की फ्लक्चुएशन से, जिसकी वजह से हमारी बॉडी नॉर्मल क्या कर सकती है, फंक्शन करती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तब्दीली, जो बाहर की तब्दीली है, वो हमारे लिए नुकसानदेह है। कि अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर या हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन ना रहे, तो वो हमारे अंदर भी बहुत सारी क्या है, इस तरह से मतलब ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि इसकी डेफिनेशन से ही हमें ये पता चल रहा है कि ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो हमें क्या कर रहा है, वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अब अगर हम आ जाएं कि इसकी इम्पॉर्टेंस की तरफ आ जाएं, तो हम क्या कहते हैं कि होम्योस्टैसिस का मकसद क्या है, ये काम कैसे करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल होम्योस्टैसिस जो है, अगर हम कहते हैं कि इंटरनल चेंजेस में अगर बाहर के इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, तो ये क्या है, हम ये नहीं कहेंगे कि इंटरनल हमारी जो चेंजेस हैं वो, या इंटरनल जो इन्वायरमेंट है वो हमारा क्या है, वो फिक्स है। ऑर्गेनिज्म के अंदर हर चीज़ फिक्स पॉइंट पर नहीं मेंटेन की जाती। मतलब ये होता है कि इसमें अगर हम देखें इंपॉर्टेंस में, तो होम्योस्टैसिस कीप इंटरनल फ्लक्चुएशन विद इन अ नैरो रेंज एज़ कम्पेयर टू वाइडर एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन, कि बाहर की जो वाइडर क्या है, एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस हैं, तो उसको, उन फ्लक्चुएशन से अपने आप को जैसे बचाता है, तो विद इन नैरो रेंज, नैरो लिमिट्स के अंदर क्या है, वो इसको क्या करता है, वो मेंटेन करता है। यहाँ जो है नैरो रेंज की जब बात हो रही है, तो इसमें हम ये, इसका मतलब ये है कि जो आपका होम्योस्टैसिस है वो फिक्स पॉइंट पे, इंटरनल इन्वायरमेंट फिक्स पॉइंट पे नहीं है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसा कि वी ऑल नो दैट ह्यूमन है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर है, जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 37 एक फ़िक्स पॉइंट आ गया ना। तो अब हम जब होम्योस्टैसिस की बात करते हैं या हम थर्मोरेगुलेशन के हवाले से बात करते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि बाहर की फ्लक्चुएशन अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो आपका बॉडी टेम्परेचर फिक्स पॉइंट 37 पे नहीं रहेगा, बल्कि विद इन नैरो रेंज। और वो नैरो रेंज क्या है, 36 टू 38। यानी आपका बॉडी टेम्परेचर इन क्वांटिटी के अंदर क्या रहेगा, वो मेंटेन रहेगा, ना तो 36 से कम होगा और ना 37 से 38 से ज़्यादा। मतलब कि अगर 36 से कम हो गया और 38 से ज़्यादा हो गया, तो फिर क्या है कि हमारी इंटरनल स्टेट जो होगी वो चेंज हो जाएगी, और जिसकी वजह से हम नॉर्मल बॉडी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जब हमारे टेम्परेचर बढ़ जाता है 38 से, तो आपके जो एंजाइम्स हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, ठीक है, एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि जब इम्पॉर्टेंस इसकी ये है कि यहाँ से ये चीज़ शो हो रही है कि होम्योस्टैसिस क्या करता है कि वो कीप इंटरनल फ्लक्चुएशन विद इन अ नैरो रेंज, नैरो रेंज के अंदर चीज़ों को क्या करता है, वो मेंटेन करता है। तो रेंज के अंदर हर चीज़ मेंटेन की जाती है। इसकी क्या वजह है? अब रेंज, नैरो रेंज का इसकी वजह क्या है कि हम नैरो रेंज में 37 पे क्यों नहीं करते? तो रेंज के अंदर क्योंकि ईज़िली, आसानी से हम क्या कर लेते हैं कि उस वैल्यू को अचीव कर लेते हैं। फ़िक्स पॉइंट को अचीव करना क्या होता है, वो बहुत मुश्किल होता है।
तो हर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने लिए क्या चाहता है, आसानी चाहता है। इसलिए क्या है कि होम्योस्टेसिस ये एक नेचुरल हमारे अंदर जो मैकेनिज़्म है वो रेंज के अंदर काम करता है। अब 36 या 38 ये हमारा हम कहते हैं कि नॉर्मल में ही आ जाता है, इसमें इतना कोई क्या है वो चेंज नहीं आता। तो ये लिमिटेड क्वांटिटी है जिसमें क्या इजीली बॉडी क्या करती है, वो काम करती है। और इसके लिए वो क्या करता है, कंट्रोल सिस्टम करता है, और वो कंट्रोल सिस्टम हमारा क्या है, यही होम्योस्टेसिस है। इसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर। तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज़म जो हैं, जब एक्सप्लेनेशन के अंदर थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे तो होम्योस्टेसिस का फर्दर हमें इंपॉर्टेंस पता चलेगी। कि देखें, जब कोई ऑर्गेनिज़म, कोई भी स्पीशी जो है उसका एवोल्यूशन होता है तो वो एज्यूम करना शुरू कर देते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि हर ऑर्गेनिज़म उसके पास जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसका एक स्पेसिफिक सेट होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है कि उसकी बॉडी में कितना ग्लूकोज होना चाहिए, कितना वाटर होना चाहिए, साल्ट होना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए और कितना सोल्यूशन की पीएच होनी चाहिए। यानी कोई भी ऑर्गेनिज़म है जब वो वजूद में आता है, कोई स्पीशी है जब वो वजूद में आती है तो उसका क्या है, स्पेसिफिक सेट होता है जिसमें वो क्या करता है कि वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे सूटेबल टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर जो वो उसके लिए सूटेबल हैं। ठीक है, तो उस स्पेसिफिक सेट के अकॉर्डिंग इसको क्या करता है, वो मेंटेन करता है। तो अब हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर हर चीज़, जैसा कि मैंने बताया आपको कि बॉडी के अंदर कितना ग्लूकोज होना चाहिए, कितना वाटर होना चाहिए, कितना साल्ट होना चाहिए, तो कितना साल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं कि टेम्परेचर है या पीएच है, तो हर इसका मतलब यह है कि बॉडी के अंदर जितने भी सल्यूट्स हैं, साल्ट्स हैं या टेम्परेचर है या कोई और सॉल्यूशंस हैं, तो उनकी क्या है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में हमारी बॉडी को क्या होती है, वो रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म, अब यहाँ देखें कि ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ एज्यूम्ड इन अ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हैज़ अ specific set of internal environment at various level of organization suitable to external environment, जो external environment के लिए क्या है, वो suitable हो। तो various level of organization का क्या मतलब है, various level of organization जैसे आपने पढ़ा था, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, कि ज़ाहिर है लाइफ की हिस्ट्री क्या है, वो केमिकल है। तो आपने एटॉमिक लेवल पढ़ा था, आपने ऑर्गेनेली लेवल पढ़ा था। तो हर लेवल पे, जैसे ऑर्गेनेली लेवल पे जो स्पेसिफिक सेट अलग होगा, इसी तरह जो आपका क्या है, ऑर्गेनेली लेवल हो गया, एटॉमिक लेवल हो गया, सेल लेवल हो गया, ऑर्गेनेली लेवल हो गया, ऑर्गेनिज्मिक लेवल हो गया, इन सब लेवल पर ये स्पेसिफिक सेट डिफरेंट वे से क्या करेगा, वो काम करेगा। तो अब हम कहते हैं कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से ये ऑर्गेनिज़म जो हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, वो मेंटेन करते हैं। अब हम आ जाते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स, के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इनके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो हम कहते हैं कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, उसके अंदर क्या है कि जो भी चेंजेस आएंगी तो ऑर्गेनिज्म उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, वो रेजिस्ट करेंगे। हर ऑर्गेनिज्म क्या है, वो उसके आगे क्या करेगा, वो रेजिस्ट करेगा उन चेंजेस के। और ये रेजिस्ट कैसे करेंगे, कि मैनेज दीज चेंजेस बाय मेकिंग अ एडजस्टमेंट, कि वो इन चेंजेस को कैसे मैनेज करेगा, बाय एडजस्टमेंट। कोई ना कोई बॉडी के अंदर क्या है, वो एडजस्टमेंट करेगा और उस एडजस्टमेंट के ज़रिए वो क्या है, क्या अपनी बॉडी को फ्लक्चुएट होने से या इंटरनल चेंजेस को मज़ीद बढ़ाने से क्या करेगा, वो उसको रोकेगा। तो एक्सटर्नल जो हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल इससे हम इस तरह से एग्जांपल लेते हैं कि हमारे जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा कोल्डनेस है, यानी बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो ऑर्गेनिज़म ये नहीं करेगा कि उस सर्दी को रोकेगा इन्वायरमेंट में, बल्कि वो अपने अंदर बॉडी टेम्परेचर को कम होने से रोकेगा। यानी कि ये चीज़ हम नहीं कह सकते, बाहर का तो नेचुरल इन्वायरमेंट है, वो उसमें तो सर्दी गर्मी पड़ती रहती है ना। अब देखिए, आप खुद ही देखते हैं कि सर्दियाँ आती हैं, फिर गर्मियाँ आती हैं, बहार ख़ज़ां का मौसम, इस तरह से। तो ये तो वेदर और इस तरह की ये चीज़ें तो चेंज होती रहती हैं। टेम्परेचर भी सुबह शाम का टेम्परेचर इवन के चेंज होता है। तो अब ये होता है कि हमारा होम्योस्टेसिस ये नहीं करेगा
कि ये बाहर के इन्वायरमेंट के अंदर उस टेम्परेचर को रोकेगा, बल्कि वो क्या करेगा कि वो अपने अंदर टेम्परेचर को कम, सपोज के हम कहते हैं कि कोल्डनेस है यानी सर्दी है, तो ऑर्गेनिज्म इस सर्दी को तो नहीं रोक सकता ना, लेकिन वो क्या करेगा कि अपने अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर इस टेम्परेचर को फॉल होने से क्या करेगा, वो रोकेगा। ठीक है, लेकिन कैसे रोकेगा? बाय एडजस्टमेंट। क्या एडजस्टमेंट होगी? कोई जो है हीटिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर लेगा। एडजस्टमेंट यही है कि, तो अब हम क्या कहते हैं कि जब शिवरिंग का प्रोसेस, ये जो आप आगे जाके पढ़ेंगे, जब आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो हमारे मसल्स की कंट्रैक्शन होती है, यानी आप कांपना शुरू हो जाते हैं, शिवरिंग होती है ना सर्दियों में। तो अब हम यही कहते हैं कि वो जो शिवरिंग का प्रोसेस है वो एक तरह से हमारा कंट्रोल सिस्टम है। तो वो क्या करता है कि हीट प्रोड्यूस होती है जब हमारे मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या होती है, क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, टेम्परेचर थोड़ी देर के बाद क्या है, वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये क्या कहता है? मैनेज दीज चेंजेस बाय मेकिंग एडजस्टमेंट। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या रखता है फिर, टू कीप इट्स ऑन इंटरनल इन्वायरमेंट विद इन अ नैरो रेंज। ठीक है, तो दीज प्रोटेक्ट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन, कि जिसकी वजह से जब ये वो मैनेजमेंट कर लेता है, एडजस्टमेंट हो जाती है, तो फिर वो ऑर्गेनिज्म प्रोटेक्ट हो जाता है फर्दर फ्लक्चुएशन से। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं इस तरह से होती हैं।